आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। कल पूरी रात एक अजीब इज़्तिराब की सी कैफियत रही। कभी आलमी अदालत इंसाफ़ के एक तरफ़ा फ़ैसले और आलमी अदालत इंसाफ़ की बेरुखी का ख्याल खून खौलाए देता था, और कभी इस मामले पर भारत की सो कॉल्ड फ़तह का ख्याल लर्ज़ा बरामदम किए देता था। खुदा खुदा करके सुबह हुई और फिर मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं खुद ही गलती पर था। वाकई हमें क्या हक़ है उस एक मामले पर गुस्सा दिखाने का जिस जंग की हमने तैयारी ही नहीं की थी। जंग शुरू हो गई, तबले जंग बज चुका था और हम गुलेल ख़रीदने बाज़ार में मौजूद थे। ये मामला सिफारती जंग था, डिप्लोमेसी की जंग था, लॉबिंग की सलाहियतों का इम्तिहान था, और हम उस वक्त के जब हमारी सलाहियतों का इम्तिहान लेने के लिए नकारा बज चुका था अपने तस्मे बांध रहे थे। किसने हमें रोका था उस एक मामले पर अपना डिफेंस करने के लिए जिस मामले में हम रोज़े अव्वल से क्लियर थे कि ये मामला आलमी अदालत इंसाफ़ के दायरे कार में आता ही नहीं। किसने हमें तजवीज़ दी थी, किस हकीम ने हमें मशवरा दिया था कि महज एक बुलावे पर दौड़े चले जाएं और हिमाकत दर हिमाकत का इर्तिकाब करें? किसने हमें कहा था कि पाकिस्तान में मौजूद बेहतरीन दस्तयाब वकला के पैनल्स की मौजूदगी के बावजूद हम बैरून मुल्क मुकीम वकला को लाखों पाउंड, डॉलर, वॉट देकर इस मामले में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने के लिए कहें? और अगर हमने ये हिमाकतें की हैं तो अब गालिबन हमें इनका खुमियाजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर हमने ये सब कुछ काम किए हैं, ये सब बेवकूफ़ियाँ हमसे दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर सरजद हुई हैं, तो इन हिमाकतों के बाद फ़तेह मुबीन के हुसूल का ख्याल खाम के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। इस मामले पर बात करेंगे अपने गेस्ट पैनल से। गेस्ट पैनल का तारुफ आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से साबिक़ सेनेटर, साबिक़ सिफारतकार, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा अकरम ज़की साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमें मारूफ़ सहाफ़ी, मारूफ़ तज़कियाकार शाहीन सहबाई साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे इस प्रोग्राम में, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। हमेशा की तरह प्रोग्राम में लेंगे एक छोटा सा वक्फ़े के बाद मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। I've been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of war. I live in the city of Mumbai in India. पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शेरी रहमान ने कहा कि हुकूमत ने आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण के मामले पर नाअहली का मुजाहरा किया और तमाम केस बगैर तैयारी के कमजोर करके पेश किया गया, इसलिए हम जीता हुआ केस हार गए। उन्होंने कहा कि हमारे वकील को कुलभूषण की दहशतगर्दाना सरगर्मियां बताना चाहिए थी। सवाल यह है कि वकील ने अदालत में 90 मिनट की बजाय सिर्फ 50 मिनट में ही दलाइल क्यों मुकम्मल कर लिए? आवाज नहीं आ रही है, वहाँ से गूमगू की कैफियत है। खारजा दफ्तर के बारे में हम कह के थक गए। 3 साल बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनी है, उसमें भी यही हाल है। जिम्मेदाराना रवैया ये होता है कि आप टाइम पे अपनी सारे तैयारियां मुकम्मल करें। आपके पास ये 1 साल से ये जासूस है, आपने ना यूनाइटेड नेशंस में इसकी बात की, इधर आपने तैयारी नहीं की, आपने देरी की, आपने एडहॉक जज नहीं अपॉइंट किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक ने अदालती फैसले को इख्तियारात से तजावुज करार देते हुए कहा कि अदालत में सेक्रेटरी कानून और सीनियर वकला को मौजूद होना चाहिए था। मोदी की स्टेटमेंट लेके उसको टाइप करके उस जमान में पाकिस्तान एम्बेसी से टेस्ट करा के, बल्कि बांग्लादेश में जो हमारी एम्बेसी उससे भी टेस्ट करा के इसको पेश करना चाहिए ICJ में। उनको बताया जाए कि जब इनका प्राइम मिनिस्टर मोदी ही इज हिमसेल्फ अ चीफ टेररिस्ट, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जब वो खुद कहता है कि पाकिस्तान हमने तोड़ा, तो यादो क्या चीज़ है। वेलकम बैक नाज़रीन, मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अकरम ज़की साहब, सर ये मुझे बताइएगा, आलमी अदालत इंसाफ में ये केस, कुलभूषण का केस, भारत जीत गया है या ये फतह हमने उसे ट्रे में सजाकर पेश की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को आलमी अदालत में जाना ही नहीं चाहिए था। दूसरी बात यह है कि आज तक जितने केस इस किस्म के आलमी अदालत में गए हैं, उन्होंने फांसी या सज़ाए मौत दिए हुए मुल्ज़िमों के लिए पहला फ़ैसला हमेशा यही दिया है कि ताहुक्म सानी और फ़ैसला ना होने तक इसको मौखर कर दिया जाए और सज़ा ना दी जाए, क्योंकि अगर सज़ा ही दे दी गई तो आगे मुकदमा कैसे सुना जाएगा।
तो ये बिल्कुल वाज़ेह था कि वो फ़ैसला यही करेंगे। तो अब ये है कि इन्होंने कि अभी ये प्रिलिमिनरी स्टेज है, इसमें तो ये फ़ैसला होना था और उनके अगर 4-5 केसेस पीछे देखे जाएं जो उन्होंने किए हैं तो उन्होंने उसमें भी यही फ़ैसले दिए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का हमेशा से रवैया जासूसों के बारे में हमदर्दी का रहा है। ये कुलभूषण पहला आदमी नहीं है हिंदुस्तान का, अगरचे ये बहुत अहम आदमी था और ये सरगना था एक नेटवर्क का, और ये उनका सरबराह था जो सारी तखरीबकारी का प्रोग्राम चला रहा था। लेकिन जितने भी जासूस अभी पाकिस्तान में हिंदुस्तान के पकड़े गए हैं माजी में, उनको सज़ाएं दी गई हैं और कुछ अरसे के बाद उनको छोड़ दिया गया है। किसी की सज़ा मौत को सदर इसाक ने उम्र कैद में तब्दील किया, वो करके चला गया, सरजीत सिंह ख़ास तौर पे, जिसने बाद में जाके सब एतराफ़ किया कि मैंने सारे काम वो किए थे। किसी को जनरल मुशर्रफ ने माफ़ करके गुडविल के लिए छोड़ दिया और बाकी हर जासूस को वापस किया गया। अफसोस की बात यह है जिस दिन ये पकड़ा गया था और जिस दिन इसको सज़ाए मौत हुई थी, उस दिन हमारे वज़ीर दिफा ने ये कहा था कि अभी इसमें तो बहुत अरसा लगेगा और ये अपील भी कर सकता है, इतनी जल्दी क्या है। मतलब उसको रास्ता दिखा रहे थे कि आप ये टेंशन न लें, आप अभी बच सकते हैं। सऊदी अरेबिया के उस वक्त वज़ीर आए हुए थे, उन्होंने खुशी का इज़हार किया कि इसको सज़ाए मौत हुई है और इस सज़ाए मौत को पजीराई हुई पाकिस्तान में। तो अब उन्होंने, हिंदुस्तान ने फ़ौरन हिफ्ज़ मा तक़द्दुम में पाकिस्तान के हबीब ज़ुबैर एक रिटायर्ड कर्नल को गिरफ़्तार कर लिया या किडनैप कर लिया, जो कि उन्होंने अभी तक इतराफ़ भी नहीं किया। वो उन्होंने बारगेनिंग चिप अपने पास छुपा के रखा हुआ था कि जब वक्त ज़रूरत काम करेंगे। उसके बाद एक हैरत की बात यह है कि मालूम नहीं उन्होंने ये एतराज़ किया कि 3 मार्च को वो पकड़ा गया है और वो कहते हैं कि मार्च के महीने में 13 बार उन्होंने दरख्वास्त दी कि उनको रसाई दी जाए, लेकिन उनको रसाई नहीं दी गई। उसके बाद पाकिस्तान ने पता नहीं क्यों 29 मार्च को कोई मरासला भेजा अदालत को कि हम उनकी जुरिस्डिक्शन तस्लीम करते हैं। उससे पहले नहीं भेजा गया था और फिर जब अदालत में गए तो वहाँ जाके जुरिस्डिक्शन को चैलेंज भी कर दिया। तो मेरी समझ में नहीं आता कि किस किस्म की मुकदमे की तैयारी की गई थी। शाहीन सहबाई साहब, सर मुझे ये बताइएगा, अकरम ज़की साहब और मेरी अक्ल भी खब्त है, सुनने में नहीं आ रहा, समझने में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या चाहिए था और हमसे हो क्या गया। आपके ख्याल में मेड इन फ्रांस सूट पहनकर, लकवा ज़दा अंग्रेज़ी बोलकर या इंग्लिश इत्र अपने जिस्म पे मलकर केस की पैरवी करने जो वकला की टीम गई थी, आपके ख्याल में यही एक कार्य खैर था जो उनसे हो सकता था या कुछ और भी कुछ करना चाहिए था जो वो नहीं कर सके? देखिए, बात यह है कि जो वकीलों ने हमारे किया, अब ये बात तो बिल्कुल सबके सामने वाजे हो गई कि ना हुकूमत तैयार थी, ना हमारा वकील तैयार थे। हमारे आर्मी चीफ ने तो ये खुद ही एडमिट कर दिया कि जी हमें वकील भी हमको ही करके उनको देना पड़ा। तो ये तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमारी साइड पे था। और इतनी जल्दी किस बात की थी कि जी 2 दिन में वो केस की एप्लीकेशन आई तो 4 दिन में उसकी हियरिंग हो गई और फिर 6 दिन में उसका फैसला हो गया। यानी ये सब तो हमें नजर आ रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन एक जरा थोड़ा ठंडे दिल से सोचना चाहिए कि जी आगे क्या होगा, क्योंकि ये स्टेज तो गुजर गया। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि जी ये आप अभी इनको, जैसा कि जकी साहब कह रहे थे कि हर केस में यही होता है कि जी पहला ऑर्डर यही होता है कि जी जब तक हम फैसला ना करें आप इनको कम से कम एग्जीक्यूट ना करें ताकि फैसला तो कुछ हो। मैं अभी पढ़ रहा था इंडिया के अखबार, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट एक इंडियन पॉलिटिकल लीडर हैं मानी शंकर आयर साहब, जो कि यहाँ भी रहे, पाकिस्तान में भी रहे हैं, डिप्लोमेट, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं। वो उन्होंने इस पे आर्टिकल लिखा है बड़ा लंबा आज,
और वो बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने चीजें लिखी हैं। उनका पहला सवाल ये था कि क्या हम जादेव को बचा सकेंगे या नहीं इस जजमेंट के बाद, और उनका जवाब ये था कि द सैड फैक्ट इज दैट वी हैव नॉट सक्सीडेड इन दैट, यानी हम उनको जादेव की लाइफ को बचाने में कामयाब नहीं हुए हैं। क्योंकि उनका ये कहना था कि इंडिया जो गया था इस कोर्ट में वो सिर्फ एक इशू पे गया था कि उनको एक्सेस दी जाए। अच्छा सर, ये मुझे बताइए, मानी शंकर अय्यर साहब जो पूछ रहे थे उससे कतई नज़र मेरा सवाल ये है कि अगर आलमी अदालत इंसाफ के इस फैसले, इस स्टे ऑर्डर, इस हुक्म इम्तना के बावजूद हम कुलभूषण को टांगना चाहें तो दुनिया की कौन सी ताकत हमें रोक सकती है? क्या अमर इसमें मान्य हो सकता है? फंदा हमारे पास, रस्सी हमारे पास, कुलभूषण यहाँ, तो जरा हिम्मत ही करनी है ना, और क्या करना है? नहीं, बिल्कुल वो ये लिखते हैं आगे चल के। मुझे जरा थोड़ा सा कंप्लीट कर लेंगे, 1-2 मिनट में। मैं उनकी जो उन्होंने लिखा है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है। जी सर। उन्होंने लिखा है कि आईसीजे जो कोर्ट है ये कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ जजमेंट दे सकती है, और उसके बाद उसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि उसको वो इम्प्लीमेंट कराए। ये अपने हर मुल्क का अपना इख्तियार होता है, और अगर वो कर लेगी तो कोई उसको नहीं रोक सकता, और इंडिया के पास कोई जरिया नहीं है कि वो रोक सके। तो अब हमें सिर्फ अगर एक्सेस देनी भी पड़ी तो हम एक्सेस दे देंगे, लेकिन उसके आगे कोई कोर्ट जो है वो जजमेंट नहीं दे सकती कि ये क्या, कि ये कोई स्पाई था या नहीं था, या इसने गुनाह किया या नहीं किया। ये दायरा कार में ही नहीं है उस कोर्ट के, और इंडिया वाले इस केस को लेके ही नहीं गए। उन्होंने सिर्फ एक्सेस की बात की है इस कोर्ट में। तो अभी तो ये बहुत आगे चलेगा केस। और एक और बात उन्होंने की है कि जी अगस्त तक तो वैसे ही पाकिस्तान में इसको इसकी फांसी नहीं हो सकती थी, क्योंकि ये प्रोसीजर हमारा इतना लंबा है। और अगस्त तक ही उन्होंने, कोर्ट ने भी कहा है कि जी आप फांसी ना लें, तो इन एनी केस अगस्त तक तो उनको जिंदगी कुछ 100 दिन 150 जितने भी बनते हैं वो उनको है मिले हुए। उसके आगे वो कहते हैं अगर कोर्ट दे भी दे तो ये मुल्क का अपना फैसला है और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये अभी सारी हर चीज अभी हाथ से नहीं निकली है, लेकिन हमें एक झटका जरूर लगा, एक वेकअप कॉल जरूर हमें मिल गई है कि जी जो हमने जिस तरीके से ये पहला मरहले में ये केस लड़ा है, अब जरा ठीक ठाक तैयारी करके जाएं, सही लोगों को लेके जाएं, जाके प्रॉपरली प्रेजेंट करें, प्रॉपरली लड़े, लॉज को पढ़ के जाएं, इंटरनेशनल कानून को पढ़ के जाएं, और जो आगे नतीजा निकलेगा वो फिर सही निकलेगा। राइट सर, हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, सर DSNG जब तक अपना काम शुरू करेगी तब तक करेगी, लेकिन ये मुझे बताइए सर, पहले ही दिन से हम ये खतरे का शिकार थे कि भारत अपना असर और रसूख, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके इस केस की डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करेगा। उसने अपना असर रसूख भी इस्तेमाल किया, डायरेक्शन भी चेंज हो गई, इनिशियली स्टे ऑर्डर भी आ गया। सर मुझे ये बताइए कि भारत ने जो कुछ करना था वो किया, हम ख्वाब गफलत का शिकार क्यों थे? देखिए, 2 चीजें मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा। एक तो भारत जब ये केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर गया था तो ये कानून के बारे में नहीं था केस। भारत ने ये दावा किया था कि कुलभूषण हमारा बेटा है और हम इसको हर कीमत पर बचाएंगे। अगर इस नुक्ता नजर से देखिए तो एक स्टेज पर वो कामयाब हो गए हैं, उन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया है इसकी एग्जीक्यूशन पर। जहां तक कौंसिल एक्सेस का ताल्लुक है वो अभी तक डिनाइड है, लेकिन वो मामला पाकिस्तान और भारत ने मिलकर तय करना है। दूसरी तरफ देखिए कि इसके नतीजे में जो कल जो डिसीजन आया है, 2-3 चीजें और इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि एक जो पाकिस्तान के अवाम में और जिन लोगों का खून बहा है, जिनके जो शुहदा हैं इसके एक्शन की वजह से, उनके दिलों को आप कैसे ठंडा करेंगे, उनको कैसे समझाएंगे जो कानून में जो फाइनल पॉइंट्स हैं या इसकी मुस्तकाबियां हैं। अब तीसरा इशू यह है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या थी और क्या रिजल्ट हुआ और हम क्या कर सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी थी उसमें 2 फ्लॉज थे बहुत ज्यादा। एक तो ये था कि हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, जो मैं समझा हूं बड़ा पढ़ के, वो ये है कि ये आर्बिट्रेशन कोर्ट है जिसमें 2 फरीक जाएं तो उसके बारे में वो फैसला देने के, फरीकों की मर्जी है माने या ना माने। इससे पहले जिन की हम मिसाल दे रहे हैं 3 केसेस की ऐसे, वो अमेरिका के थे और अमेरिका बहादुर की ताकत और है, उसके दुनिया में इन्फ्लुएंस कुछ और है, वो कुछ कर सकता है, शायद पाकिस्तान वो ना कर सके। दूसरा जो हमें ये समझना चाहिए था कि चूंकि ये आर्बिट्रेशन कोर्ट है, प्योरली
टेक्निकल और लीगल एस्पेक्ट इसमें नहीं है। ज्यादातर जो इंटरनेशनल लॉज हैं वो कई कंट्राडिक्टी हैं, कई एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कई एक दूसरे के साथ मुतसादिम है। उन सब का एक मलगूबा यहाँ पे पेश होना था और यहाँ पर बेसिकली जो आपकी लॉबिंग थी या आपकी जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स थे या जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो आपका किरदार डिप्लोमेसी का फुकदान था। अकरम जकी साहब, सर ये फरमाइएगा, बुजुर्गों से सुनते थे कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। आपके ख्याल में जो इब्तदाई तौर पर जो हिमाकतें हमसे सरजद हुई हैं उनका सिफारती अजाला किसी तौर मुमकिन है? आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्या देख रहे हैं आप? मैं समझता हूँ कि ये जो स्टे ऑर्डर है ये एक लिहाज से रूटीन ऑर्डर है जो कि होना ही था। इसको उन्होंने, क्योंकि जब भी किसी के ऊपर फांसी की सज़ा होती है और उसका मुकदमा चलता है तो पहला काम जो अदालतें करती हैं नॉर्मली, और ये अदालत करती रही है, वो स्टे ऑर्डर देती है। तो इसको एक ज़्यादा शिकस्त तस्लीम नहीं करना चाहिए। हाँ, अपनी नाअहली ज़रूर हुई है कि हमने और चीज़ें उसमें नहीं की, जुरिस्डिक्शन के क्वेश्चन को लंबा नहीं किया, 3 दिन में फ़ैसला हो गया। इस स्टे से हमें घबराना नहीं चाहिए। अब हमें अपने केस की उसकी तैयारी करनी चाहिए। आपको मालूम है ये अदालतें जो है ना, ये भी बैनुल अक़वामी सियासत से मुतासर होती हैं और इसलिए उसका नुक्ता नज़र भी सामने रखना चाहिए कि कौन कौन से मसलतें उसके रास्ते में आएंगी। लेकिन क्योंकि दहशतगर्दी का मामला आजकल बहुत बढ़ाया गया है तो उसकी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उसका पूरा डोसियर तैयार करके इस अदालत के सामने वो पेश करना चाहिए। ये मुकदमा काफ़ी देर चलेगा, साल भी चल सकता है, और इसको चलाना चाहिए और हर एविडेंस हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए उन तमाम टेररिस्ट एक्ट की जिसमें वो शामिल था। जासूसी भी जुर्म है, लेकिन टेररिज्म तो आजकल दुनिया में बहुत रिकग्नाइज जुर्म है, वो उसको सज़ा होगी, उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। और मणिशंकर अय्यर ने जो कुछ कहा है वो दुरुस्त फरमाया है। एक्सेस के बारे में भी ये हमारा प्रिविलेज है कि हम उसको दें या न दें, वो उनकी रिकमेंडेशन अगर हो भी। एक चीज़ अभी आप फरमा रहे थे, ये अगर कोई फ़ैसला आ भी जाए तो किसी मुल्क का अपना कानून उस पर लागू होता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए हमारी एग्जेक्टिव जो है उस पर शायद ये फ़ैसला सादर होता है, लेकिन हमारी जुडिशरी पे नहीं होता है। हमारी जुडिशरी हमारी आइन के मुताबिक इंडिपेंडेंट है। हम अपनी सुप्रीम कोर्ट में जाके इसके ख़िलाफ़ वर्डिक्ट ले सकते हैं, ये भी एक रास्ता है। उसको भी स्टडी करना चाहिए वकीलों को और सोचना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इन्फोर्समेंट का जब वाकई ताल्लुक़ हो, तो जब बड़े मुल्क इन्वॉल्व हों तो इसके फ़ैसले की इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी काउंसिल की ज़िम्मेवारी हो जाती है। फिर तो हमें वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए कि मामला सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ ना जाए। राइट। शाहीन साहबाई साहब, सर ये मुझे बताइएगा, जिस मुल्क में, मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ, इंडियन फिल्में देखने के लिए, शाहरुख खान को देखने के लिए, दीपिका पादुकोण को देखने के लिए सिनेमा घर के बाहर कतार दर कतार दीवाने मौजूद हों, जहाँ सकाफती ताइफे और वफूद के नाम पर गवैये और भांड इधर से उधर आते जाते हों, जहाँ सो कॉल्ड लिबरल्स और इंटेलेक्चुअल्स मोमबत्ती जलाए अमन की आशा गाते इधर उधर घूम रहे हों, आपके ख्याल में उस मुल्क में इस एक शिकस्त का जिसके ऊपर हम अपना वावेला कर रहे हैं, असरात ये लोग कबूल करेंगे या ऐसे ही हम लोग बातें करते रहेंगे, टीवी बंद करेंगे और घर जाके सो जाएंगे? हेलो शाहीन साहब, आपको मेरी ऑडियो आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। ये दो बिल्कुल अलग अलग मौजू हैं कि फिल्में देखना और इंडियन डांस देखना और एक्टर्स को देखना और नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से इंडिया को हम किस तरह देखते हैं। ये बिल्कुल हमेशा से ये लग रहा है और ये कभी एक दूसरे का इन्फ्लुएंस इस पर ज्यादा नहीं होता। ये नहीं हो सकता कि जी क्योंकि यादव साहब को अगर स्टे मिल गया तो इंडियन फिल्में जो बंद हो जाएं और यह देखना लोग छोड़ दें, ये खैर अलग चीज है। मगर बात यह है कि ये सीरियस इश्यूज है, बहुत नेशनल सिक्योरिटी का बहुत अहम मामला है जिसपे कि हमारी फौज ने इसको पकड़ा था। इसके सारे गुनाह जो करतूत है वो हमारे सामने है। ये हमको पूरी तरह एक्सपोज करके एक इंटरनेशनल एक कैंपेन हमें चलानी पड़ेगी ताकि सबको पता चले कि ये है कौन। ही इज जस्ट नॉट अ स्पाई ओनली। ये सिर्फ एक स्पाई नहीं है, ये एक बाकायदा टेररिस्ट नेटवर्क पाकिस्तान में चला रहा था
और बेशुमार लोगों को कत्ल किया होगा, बेशुमार टेररिज्म के एक्ट किए होंगे, क्या क्या नहीं किया होगा। तो इसको सिर्फ स्पाई रख के और इसको फिर एक बाद में जिसे कहते हैं कि स्वाप करके किसी और पाकिस्तानी स्पाई या किसी और 2-3 लोगों के एवज इनको दे दिया जाए या छोड़ दिया जाए, ये हमें बताना पड़ेगा सारी दुनिया को कि जी ये इसके क्या करतूत है, क्या क्या कन्फेशन जिसने किए बताना तो पड़ेगा सर। पता नहीं दुनिया हमारी बात का अब यकीन करेगी कि नहीं, क्योंकि हमारे अपने लोग, खुद मैं और आप भी यकीन नहीं कर रहे हैं। नाजरीन, मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे मगर एक मुख्तसर से वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। अकरम ज़की साहब, सर ये फरमाइएगा, यूँ तो हम एक अरसे से अपने तौर पर इंडिया के साथ हालत जंग में हैं, मगर एक रोज़ अचानक एक अजीब सा लतीफ़ा होता है, हम अपने तौर पर इंडिया से जंग लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ वहाँ हमारे ही मुल्क के किसी कोने से साबिक़ चाय फरोश और मौजूदा भारतीय वज़ीर आज़म, जिसे गुजरात का दरिंदा भी कहना मुनासिब होगा, आपके ख्याल में उन मौसूफ़ के अनमोल रतन सजन जिंदाल लबों पर मुस्कान सजाए बरामद होते हैं। ये किस नौयत का मजाक था? ये तो जिनके पास आए उनसे सवाल करें, मैं तो उसके आने के फेवर में नहीं हूँ, मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूँ सर। लेकिन कुछ अगर मैं सुनना चाहूँ, मेरी जिन लोगों ने बुलाया है वो कौम को जवाब दें इस पे। उन्होंने तो कह दिया, वो तो कह रहे थे कि वो ज़ाती तौर पे दोस्त हैं, वो इस वजह से आए थे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों फिर भी नागवार गुजरा। अच्छा, यू आर फाइन विद इट, आपके लिए कोई इशू नहीं है? जब कोई हल्फ उठाता है जब किसी लिए कोई हल्फ उठाता है तो कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने का हल्फ उठाता है। जिन लोगों ने हल्फ उठाए हैं वो हल्फ उठा के कहें कि ज़ाती दोस्तियाँ उस पर सबकत ले जाती है सकती हैं। चलें ठीक है सर, इस सवाल का जवाब आप नहीं देना चाह रहे। मुझे ये बताइए, मेरे सामने एक तस्वीर मौजूद है, उस तस्वीर में मैंने तो दे दिया जवाब, मैंने कहा कि जो हल्फ उठाया है कौमी मफाद का। जी सर, ठीक है। अच्छा सर, एक तस्वीर मेरे सामने मौजूद है, आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तानी, सर कता कलामी माफ, मेरे सामने एक तस्वीर मौजूद है, आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तानी वजारत खारजा के आला अफसर डॉक्टर मोहम्मद फैसल मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, जबकि भारतीय वजारत खारजा का अफसर डॉक्टर दीपक मित्तल हाथ जोड़कर उन्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश फरमा रहा है। इंडिया का ये रवैया, ये तकब्बुर, ये घमंड और हमारा यूं पीछे चले जाना, ये क्या है सर? इसका कोई तदारुक हो सकता है? बात यह है जी कि जब से हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मुआहदा हुआ है, उसकी रौनक में बहुत इजाफा हो गया है और पाकिस्तान के जहन से अभी अमेरिका का जिन उतरा नहीं है। वो उनको जो मशवरा वहाँ से मिलता है उसके मुताबिक चलते हैं और वो अभी उनको ये एहसास नहीं है कि अमेरिका ने अपना पूरा वज़न भारत के पीछे डाल दिया है और बल्कि अब उनकी हमारे इलाके में कोई अपनी पॉलिसी है ही नहीं, वो भारत की पॉलिसी को अपनी पॉलिसी समझते हैं। शाहीन सहबाई साहब, सर अपोजिशन ने बड़ा वावेला किया ऐसे एक मामले पर, अजीब अजीब खबरें, अजीब अजीब ऑब्जेक्शंस हैं। पहले कहते हैं आलमी अदालत के लिए ना तजुर्बेकार वकील क्यों चुना, फिर कहते हैं पाकिस्तानी वकील ने 90 के बजाय सिर्फ 50 मिनट ही दलाइल क्यों दिए। आपके ख्याल में 50 नहीं 500 मिनट भी इन्हीं हरकतों के साथ अगर दलाइल देते तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था? और दूसरी तरफ सुषमा स्वराज के उस ट्वीट पर भी, उस लतीफ़े पर भी तबसरा फरमा दिया गया जिसमें उन्होंने बताया कि जो सालवे साहब हैं इंडिया के वकील, उन्होंने जो 60 लाख रुपए पर मिनट चार्ज करते हैं, कौमी मफाद में इस मुकदमे की पैरवी के लिए सिर्फ 1 रुपया चार्ज किया। आपके ख्याल में वो 1 रुपया ज़्यादा भारी पड़ गया हमको, या ये सब हरकतें? देखिए, इस इश्यू पे दोनों मुल्कों में इतना चार्ज एटमॉस्फेयर है, इतनी चार्ज इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं कि पॉलिटिक्स तो दोनों तरफ होगी और हो रही है। 1 रुपये वाले वकील भारी हो गया हम पे, हमने पैसे क्यों दिए, हमने वकील क्यों नहीं अच्छा किया। उन्होंने एक वकील किया, वो बिल्कुल एक ही 2 दिन में उसने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। ये सब बातें तो चलती रहेंगी, मगर ये कि ये जो पहले आपने बात की थी कि जी ये इंडिया के जो आ गए जिंदाल साहब, और क्या ये बात है या नहीं है, मैं
जकी साहब ने तो खैर जवाब नहीं दिया, डिप्लोमेट हैं बहुत सीनियर, उन्होंने तो थोड़ा सा गोल कर दिया कि ये मसला जो है ये उन्हीं से पूछें। अच्छा, वो खुद भी मुस्कुरा रहे हैं आपकी इस बात पे? जी जी, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ये पॉलिसी जो है ये क्लियर होनी चाहिए कि जी आपके जाती मसले जो हैं, आपके जो जाती बिजनेस है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो नजर आता है, और अब तो ओपनली खुल के नजर आता है। देखिए उनकी बेटी ने पहले दिन कहा कि ये प्राइवेट मीटिंग में है, और अब वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं कि नहीं जी वो तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तौर पर है। तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी ये नहीं होती कि आप प्राइवेटली आए मिलके चले जाएं, और विश्वास लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, पूरा स्टेट इन्वॉल्व होती है, उसके इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बाद वो ओपनली इस तरह नहीं होती कि जी वो जहाज उतर रहा है, पूरे मीडिया जो है दिखा रहा है उसको, वो ट्रैक टू मरी जा रहे हैं और वो ट्रैक टू के लिए जा रहे हैं। वो लोगों का पता भी नहीं होता कि कहाँ मिल रहे हैं, वो तीसरे मुल्कों में जाके मिलते हैं और जाके बातें करते हैं और सीरियस बातें करते हैं, और उसके बाद जब कोई अगर नतीजा निकलता है तो फिर वो सामने लाया जाता है या उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ये शुरू से ही इस गवर्नमेंट की पॉलिसी ये रही है, और इंडिया के साथ तो पता नहीं क्यों इतने सॉफ्ट हैं, क्यों इतने नरम गोशा है कि वो खुद भी चले जाते हैं और वो उनके प्राइम मिनिस्टर साहब भी आ जाते हैं, चाहे आप उनको टी बॉय कहें या जो भी कहें, लेकिन वो है तो प्राइम मिनिस्टर, और वो आते हैं, उनको हम बुलाते हैं, किसी को पता भी नहीं होता, और आगे मामला जो है फिर वो इसी तरह होते हैं कि जिंदाल साहब आ रहे हैं और नतीजा ये निकला कि जी उन्होंने केस फौरन कर दिया। हालांकि पहले कोई जिक्र नहीं था, लेकिन फौरन ही केस हुआ और चंद दिनों में वो 1 हफ्ते के अंदर जो है नतीजा भी आ गया। अच्छा, गुलाम मुस्तफा साहब सर मुझे ये बताइएगा, शाहीन सवाई साहब सर एक सवाल सिर्फ गुलाम मुस्तफा साहब से पूछना चाह रहा था सर। एक खबर मेरे सामने गुजरी 1999 और 2000 के अरसे में पाकिस्तानी बहरिया का एक जहाज भी हिंदुस्तान ने मार गिराया था, जिस पर हम पूरे 10 महीने के बाद रोते पीटते इसी आलमी अदालत इंसाफ पहुंच गए थे, और आलमी अदालत इंसाफ ने केस ये कह के खारिज कर दिया था कि ये हमारे दायरा इख्तियार से बाहर है। सवाल नंबर 1, हमें अपने हौसलों को मुजतमा करने में 10 महीने क्यों लगे? उस वक्त हमारी अफवाज ने इसका बाकायदा अप्रोप्रिएट जवाब क्यों नहीं दिया? यूं तो हम हर कॉन्फ्रेंस के बाद, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद, पता नहीं किसी मौके के बाद इंडिया को बाकायदा धमकियां दे रहे होते हैं। इंडिया की धमकियों के जवाब में स्ट्रेट फायर हो रहा होता है वहां से हमारे पब्लिक के ऊपर, उसके बाद फिर हम रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। आपके ख्याल में इस एक कार्य खैर का जवाब हमारी तरफ से क्यों नहीं दिया गया? हम क्यों अपना वकील करने आलमी अदालत इंसाफ में गए थे? देखिए, दो ही इसके तरीकेकार थे, या तो पाकिस्तान पे निशाने पे रखता और जैसे मौका मिलता भारत का कोई जहाज गिरा चढ़ता और फिर इंतजार करता कि क्या होना है, और दूसरा तरीका ये था कि आलमी जहाज देता। वो तो कमजोरों का तरीकाकार था ना सर, हम कमजोर हैं क्या? जी देखिए भाई, ये तो इशू है कि हमने भारत के मुकाबले में बातचीत हमारी बहुत है, और उसके साथ जो ताल्लुकात की नौयत है वो डिफरेंट किस्म की है। हमारे बदकिस्मती ये है कि चाहे वो मिलिट्री रूल रहा हो या सिविल हुकूमत हो, भारत के साथ ताल्लुकात के मसले पर किसी हद तक जो वजाहत होनी चाहिए या क्लैरिटी होनी चाहिए वो नहीं रही। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कुछ अर्से बाद जब कोशिश करके देख ली कि भारत किसी कल नहीं बैठ रहा उनका ऊँट, तो फिर उनके जहन में ये बात वाज़ेह हो गई कि भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की नौयत वो नहीं हो सकती जिस किस्म की पाकिस्तान चाहता है, और पाकिस्तान वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं जो भारत चाहता है। तो अब अगर जनरल परवेज मुशर्रफ की आवाज सुने तो बड़ा क्लैरिटी है उनके जहन में। उस वक्त मैं समझता हूँ कि शायद उनके जहन में ये बात नहीं थी, और ये मैं ज़ाती तौर पर बताना चाहता हूँ कि एक दफ़ा जब मामला की बात हो रही थी मेरे साथ ज़ाती तौर पर उनकी, तो जब उन्होंने पूछा कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं, तो मैंने कहा सर अगर आप ये पाकिस्तान का हिस्सा कश्मीर भी भारत को दे दें तो भारत कभी पाकिस्तान को चैन से नहीं बैठने देगा। और कुछ तवक्कुफ के बाद उन्होंने मेरी बात से एग्री किया, और आज तक मैं समझता हूँ कि अब उनके बाद में क्लैरिटी है। देखिए, भारत के जो अज़ाइम है इस खित्ते में और रीजन में और फिर दुनिया में, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। पाकिस्तान के अज़ाइम को इतने एक्सटेंसिव नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ अपनी सिक्योरिटी और अमन से रहना चाहता है। अब अगर इसके लिए पाकिस्तान कोई कीमत अदा करने को तैयार है तो शायद भारत की बात मान ले, लेकिन अकल नहीं मानती, क्योंकि भारत के लिए सर कीमत अदा करने के लिए एक नुस्खा मेरे पास मौजूद है, मैं तजवीज़ की देता हूं। अकरम ज़की साहब, सर मुझे ये बताइएगा, आपने बताया कि ये पहला जासूस नहीं है जिसके साथ ये नरमी और शफकत का मामला हो रहा है। इससे पहले कश्मीर सिंह के साथ भी हो चुका, उसे तो बाइज्जत तौर पे हमने सरहद भी पार करवा दी थी। आपके ख्याल में कुलभूषण को भी अगर कोई एजाज़ वगैरह दे करके हम फारिग कर दें तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? ये सब वावेला करने से मैं आपकी रात की नींद ख़राब कर रहा हूँ, मुझे भी देर हो रही है, आप भी अपनी नींद तबाह किए बैठे। मैं समझता हूँ कि
मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इससे ज़्यादा तजलील नहीं होगी कि हम इस बार भी सरेंडर करें। इसको सज़ा देना ज़रूरी है, क्योंकि जब उस सरदार जी को छोड़ा गया था तो उसने वापस जाकर पहले माफ़ी मांगी थी, अपने आप को मासूम करार दिया था, वापस जाके तमाम गुनाहों का इकरार किया था और फ़ख्र से कहा था कि मैंने सब कुछ किया है। तो बजाय इसके कि आप इसको छोड़ दें और ये वहाँ जाके ऐलान करें कि मैं सब कुछ करके उनको धोखा दे के वापस आ गया हूँ, पाकिस्तान के लिए उससे ज़्यादा शर्मिंदगी नहीं हो सकती। पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी बदनामी लेकर भी इसको फांसी देनी चाहिए। कैटेगोरिक आंसर शाहीन से भाई साहब। सर मुख्तसर जवाब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आ चुके हैं। सर ये बताइएगा, मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज़ साहब का एक बयान मेरे सामने फरमाते हैं परेशानी की कोई बात नहीं, आलमी अदालत इंसाफ ने कौंसलर एक्सेस के मामले पर महज अपनी राय दी है। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ने भी तशफ़ी देते हुए फरमाया है कि हुक्म इम्तना स्टे ऑर्डर बस रस्मी सा है, केस में कोई हारा न कोई जीता। इस शिकस्त पर जिस पर मैं और आप सर पकड़े बैठे हुए हैं, ये हुकूमती इत्मीनान किस बात का गम्माज है? देखिए, जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये बहुत सॉफ्ट हैं, तो ये तो अब ठंडा पानी डालने की पॉलिसी है इनकी कि पुट कोल्ड वाटर इन। ये जो हर तरफ आग लग रही है, हर तरफ गुस्सा है, हर तरफ लोग परेशान है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और ये क्या हुआ। ये लोग तो इनका तो काम ही होगा कि जी इसमें ठंडा पानी डालने की कोशिश करें और कहें कि जी कुछ नहीं हुआ, हम आगे चल के करेंगे और आगे लड़ेंगे और हम अच्छी तरह लड़ेंगे। ये वो गलती तो कोई मानने को तैयार नहीं है, ना ये मानने को तैयार है कि हमारी पॉलिसी जो है वो सॉफ्ट है इनके साथ। देखिए, अगर इनकी पॉलिसी शाहीन से भाई साहब, अनफॉर्चुनेटली हमारा वक्त खत्म हो गया है। नाजरीन, मेहमानों से आपने हमारी गुफ्तगू सुनी। एक शेर इस मौका आ रहा है, मैं सोचता हूँ दर्द के जज्बात क्या लिखूँ, बढ़ने लगी है तलखी ये हालात क्या लिखूँ, एक कर्ब सा है रूह के अंदर बसा हुआ, आंखों में जल रहे हैं मेरे ख्वाब क्या लिखूँ। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।